हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को आप टाइमली देख लें। वो इंतहाई खूबसूरत और हैंडसम था। ऐसा लगता था जैसे आसमान से उतरा कोई शहजादा हो। खुद ब खुद उसे देखकर मेरा दिल धड़कना भूल गया था। मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसे किसी हमसफ़र की ख्वाहिश रखने लगी थी। जब जब रात के अंधेरे में मेरा 45 साला शौहर मेरे करीब आता, तो मेरा दम घुटने लगता। शुरू-शुरू में तो मुझे इस बात की इतनी समझ नहीं थी, लेकिन जैसे-जैसे मैंने जवानी की सीढ़ियाँ चढ़ी थी, मुझे ये एहसास बहुत सताने लगा था कि मेरा शौहर उम्र में मुझसे बहुत ज़्यादा बड़ा है और मुझे अपने ही जैसे किसी हम उम्र लड़के के साथ शादी करनी चाहिए। दिन-रात मुझे यही ख्याल रहता था कि अगर मेरी शादी किसी अपने उम्र के लड़के से होती, तो शायद मैं ज़्यादा खुश होती। वो मेरी ख्वाहिशों को पूरी तरह समझ पाता और इन्हें पूरा कर पाता। हर गुज़रते दिन के साथ ये तलब इतनी बढ़ती गई थी कि अपने शौहर के भांजे को देखकर मेरा दिल खुद ब खुद उसकी तरफ खिंच गया था। मेरे शौहर ने मुझे सुबह ही बता दिया था कि वो अपने भांजे को लेने के लिए रेलवे स्टेशन जा रहे हैं और उनका भांजा गाँव से अब मुस्तकिल तौर पर शहर आ रहा है। लेकिन मुझे इस वक़्त ये मालूम नहीं था कि इनके भांजे को देखकर मेरा दिल बेईमान हो जाएगा। इसका नाम अबरार था, जिसे देखकर मैं अपने आप पर से काबू खो बैठी थी। शौहर के सामने तो मैंने कुछ ज़ाहिर न किया, लेकिन शौहर की नज़रों के आगे से ओझल होते ही मैं अबरार के करीब बैठ गई। मैंने जानबूझकर अपना दुपट्टा सरका दिया और अपनी खूबसूरती को उस पर ज़ाहिर करने लगी। मैं बात करते-करते उसका हाथ पकड़ लेती, तो कभी उसकी कमर पर हाथ रख देती। मेरी बेबाकी गुज़रते वक़्त के साथ बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि मैं किसी भी तरह अबरार के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती थी। मुझे अपने शौहर शेरशाह से नफ़रत का एहसास होने लगा था। ख़ासकर अबरार के आने के बाद तो मुझे लगता था कि शेरशाह ने मुझसे शादी करके मुझ पर बड़ा ज़ुल्म किया है। धीरे-धीरे मैंने अबरार की ज़िंदगी में अपनी जगह बनानी शुरू की और फिर एक रात मौका मिलते ही मैं अबरार के कमरे में पहुँच गई। मेरा हुलिया बहुत ही ज़्यादा मायने-ख़ेज़ था। मेरी नज़रों में वो तपिश थी कि अबरार खुद ब खुद झुलस जाता। मैंने आगे बढ़कर उसे सीने से लगाया था और फिर इस रात मेरा नाम अरमीना है। मेरे घर में सिर्फ़ मैं और मेरी अम्मा थे। मेरे अब्बा का इंतकाल हो चुका था। हमारे हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे। बस जैसे-तैसे गुज़ारा हो रहा था और ऐसे ही अपनी अम्मा के साथ हाथ इतना महँगा जोड़ा देखकर मैं बिल्कुल दंग रह गई थी। अम्मा, ये कितना प्यारा सुर्ख़ जोड़ा है, ये किसका है? मैं हैरत से इस जोड़े को देख रही थी, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। अम्मा ने रात को दुपट्टा मेरे सर पर डाला और कहने लगी, "अरे! ये तो मेरी गुड़िया का है। मेरी गुड़िया ये पहनकर दुल्हन बनेगी।" मैं सिर्फ़ 13 साल की थी। दुल्हन बनने की बात पर मैं हैरान रह गई। मैंने तो आज तक अपनी गुड़िया को दुल्हन बनाया था। आज मेरी माँ मुझे दुल्हन बनाने की बात कर रही थी। मैंने हैरत से पूछा, "अम्मा, क्या मैं दुल्हन बनूँगी? क्या मेरी शादी हो रही है?" अम्मा ने हाँ में सर हिलाया और कहने लगी, "हाँ, तुम दुल्हन बनकर बहुत खूबसूरत लगोगी।" और फिर अम्मा ने मेहंदी लेकर मेरे हाथों पर मेहंदी लगानी शुरू कर दी। अम्मा के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी, जबकि मैं कभी अपने हाथों को तो कभी अम्मा को हैरत से देख रही थी। मैंने तो कभी शादी के बारे में सोचा ही नहीं था। मेरी उम्र की लड़कियाँ तो गुड़िया-गुड्डों से ही खेलती हैं और मैं गुड़िया-गुड्डे की ही शादी करती थी। लेकिन आज अचानक से जब मैं ट्यूशन से लौटी, तो अम्मा ने मुझे मेरी शादी की खबर सुनाई थी। फिर कहने लगी, "अब 2 दिन बाद बाहर ना निकलना। 2 दिन बाद ही तेरी बारात आएगी। धूम-धाम से बड़ी गाड़ी में तुझे रुखसत करूँगी।" मैंने अम्मा से कहा, "मैं अपनी सहेलियों को बता दूँ कि मेरी शादी हो रही है।" तो अम्मा ने जल्दी से मेरे मुँह पर उँगली रख दी। कहने लगी, "नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसी को भी मत बताना। जब तेरी बारात आएगी और खूब शान-ओ-शौकत से आएगी, तो सारे मोहल्ले को खुद ही पता चल जाएगा।" अम्मा की बात सुनकर मैंने जल्दी से हाँ में सर हिलाया और फिर अम्मा ने मेरे हाथों पर खूब मेहंदी लगाई, गालों पर उपटन, हल्दी लगाया, मेरे बालों को खुशबू वाले शैम्पू से धुलाने लगी। कहने लगी कि शादी के लिए लड़की को चमकना पड़ता है। जबकि मैं बड़ी हैरान थी। हमारे घर के हालात ऐसे नहीं थे कि अम्मा मुझे महँगा खुशबू वाला शैम्पू लगाती या फिर इतना आलीशान जोड़ा बनाती। मैंने अम्मा से पूछा कि ये जोड़ा कहाँ से आया है? तो अम्मा कहने लगी, तेरे दूल्हे ने भेजा है। बहुत अमीर पैसे वाले लोग हैं। तू वहाँ खूब ऐश करेगी। ये कहते-कहते अम्मा ज़ोर-ज़ोर से खाँसने लगी और अम्मा की खाँसी के दौरान ही इनके मुँह से खून आने लगा। ये देखकर मैं डर गई, क्योंकि ऐसा पहले भी कभी हुआ था। मैंने अम्मा से कहा, "ये तुम्हें क्या हुआ है?" अम्मा कहने लगी, "बस मौसम बदल रहा है, इसीलिए मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जब ही मैं तेरी जल्द शादी कर रही हूँ। अच्छा है तो अपने घर की हो जाएगी, तो फिर मुझे भी सुकून हो जाएगा।" अम्मा ने अपना खून साफ करते हुए मुझे बातों में लगा दिया। कहने लगी, "तेरी मेहंदी का रंग तो खूब चढ़ा है।
देखना तेरा शौहर तुझसे बड़ी मोहब्बत करेगा। तू भी हमेशा अपने शौहर का ख्याल रखना। ऐसे ही 2 दिन अम्मा मेरी खातिर मदारत करती रही और फिर 2 दिन बाद वाक़ई एक बड़ी-सी गाड़ी हमारे दरवाज़े पर आकर रुकी। अम्मा मुझे सुर्ख़ जोड़ा पहनाकर तैयार कर चुकी थी। मैं खुद को आईने में देख रही थी। मैंने पहली दफ़ा सुर्ख़ी लगाई थी। पहली दफ़ा मैंने ऐसा ज़ेवर पहना था। मैं तो अपने आप को देखकर हैरान थी कि मैं कितनी खूबसूरत लग रही थी। और फिर कुछ औरतें मेरे करीब आ गईं और 1-2 आदमी भी थे। निकाह शुरू हुआ और मैंने बिल्कुल गुड़िया की तरह कबूल है कहकर निकाह कबूल कर लिया। फिर अम्मा ने मुझे सीने से लगाया, मेरे गालों को चूमा और कहने लगी, "बस मेरी बेटी, आज से तू इनकी हो गई है। अब शायद मैं तुझसे कभी ना मिलूँ, इसीलिए तू अपना बहुत ख़्याल रखना। अगर कभी तुझे ये लगे कि तेरी माँ ने तेरे साथ ज़्यादती की है, तो अपनी माँ को माफ़ कर देना। मेरे पास इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं था कि मैं तुझे दुल्हन बनाकर इज़्ज़त से रुख़सत कर दूँ।" अम्मा की ये बात सुनकर मैं रोने लगी। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि शादी के बाद रुखसती भी होगी, लेकिन इससे ज़्यादा रोना अम्मा की बात पर आ रहा था कि हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। मैंने जल्दी से अम्मा का हाथ पकड़ लिया और कहा, "अम्मा, मुझे नहीं जाना। मैं तुझे छोड़कर नहीं जाना चाहती।" मेरी माँ ने हंसकर कहा, "पगली, तेरी शादी हो गई है, निकाह हो चुका है, रुखसती तो होनी है।" मैंने कहा, "अम्मा, तुम भी साथ चलो।" अम्मा कहने लगी, "झल्ली लड़की की माँ भी क्या रुखसती के साथ जाती है? जा अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर, अपने शौहर के साथ अच्छी तरह रहना, तुझे खुद मेरी याद नहीं आएगी।" अम्मा ने मुझे ज़ोर-ज़बरदस्ती से गाड़ी में बिठा दिया। गली-मोहल्ले वालों को भी खबर हो गई थी कि मेरी शादी का सुनकर हर कोई हक्का-बक्का रह गया था। मेरी सहेलियाँ दूर खड़ी मुझे देख रही थीं। हर कोई हैरत से मुझे तक रहा था क्योंकि मैं पूरी-पूरी दुल्हन बनी हुई थी। लेकिन मुझे इस वक़्त सिर्फ़ अपनी माँ से बिछड़ने का गम सता रहा था। गाड़ी और शादी वाली बात मेरे ज़हन से निकल गई थी। बार-बार ये ख़्याल सता रहा था कि मैं अपनी माँ के बगैर किस तरह रहूँगी। मुझे तो अम्मा के बगैर नींद भी नहीं आती थी। इसी तरह रोते-रोते मैं गाड़ी में बैठी तो मेरे बराबर में एक अब्बा की उम्र का आदमी बैठा हुआ था। मेरा दूल्हा मुझे कहीं नज़र नहीं आया था। और फिर ऐसे ही रुखसत होकर मैं एक बड़ी-सी हवेली में पहुँच गई। मुझे मेरे कमरे में बिठा दिया गया। 2 मुलाज़िमाएँ थीं, जो मुझे कमरे में लाई थीं। कहने लगी, "बीबी जी, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या?" मैंने इनकार में सर हिलाया तो वो अदब से सर झुकाए वापस बाहर चली गईं। मैं हैरत से आँखें फाड़े इस आलीशान कमरे को देख रही थी, जो मेरे पूरे घर के बराबर था। कुछ देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला, तो अंदर वही आदमी आया, जो तकरीबन 45 साल का था और गाड़ी में मेरे बराबर बैठा था। मैं उसे हैरत से देखते हुए पूछने लगी, "मेरा दूल्हा कहाँ है? और आप कौन हैं?" वो आदमी मेरे सामने बैठकर कहने लगा, "मैं ही तो तुम्हारा दूल्हा हूँ। तुम्हारी शादी मुझी से हुई है।" अपने अब्बा जैसे आदमी को अपना दूल्हा बना देखकर मैं हैरान रह गई थी। मेरे अब्बा की जब मौत हुई थी, तो मेरे अब्बा तकरीबन इस आदमी जैसे ही थे। इतनी ही उम्र थी, ऐसे ही नज़र आते थे। मैं घबराकर पीछे हटी और कहा, "नहीं, आप मेरे दूल्हा कैसे हो सकते हैं? मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ।" "तो मेरा दूल्हा भी तो छोटा ही होगा ना?" वो आदमी मुस्कुराया और कहने लगा, "छोटे लड़के से शादी करके तुम्हें क्या मिलना था? तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ।" ये कहकर उसने ज़बरदस्ती मुझे अपने करीब किया और मेरा घूंघट एक तरफ डाल दिया। कहने लगा, "तुम तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। मुझे तुम्हारी जैसी ही लड़की चाहिए थी।" और फिर उसने मुझे बेड पर लिटा दिया। मेरा साँस रुकने लगा। मेरा वजूद ऐंठ गया। मैंने खुद को उससे दूर करने की कोशिश की, लेकिन वो मुझ पर हावी हो गया। मैं एक 13 साल की बच्ची थी, वो 45 साल का आदमी था। मैं उसके आगे भला कहाँ जीत सकती थी? कुछ ही देर बाद वो अपनी शिद्दतें मुझ में मुंतकिल कर रहा था और मेरी चीखें फ़िज़ा में बुलंद हो रही थीं। मेरी चीखों से उसे कोई सरोकार नहीं था। सुबह तक वो यूं ही मुझे इस्तेमाल करता रहा और फिर जब कमरे से निकल कर गया, तो मेरा हाल बहुत ही बुरा था। खड़ा होना भी मुहाल हो गया था। बिस्तर पर मौजूद धब्बे देखकर मैं रो रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अम्मा ने मुझ पर ऐसा ज़ुल्म क्यों ढाया? क्यों ऐसे ज़ालिम मर्द से मेरी शादी कर दी, जो मेरा हम-उम्र नहीं था? गुड्डे-गुड़ियों से खेलने की उम्र में मैं खुदकुशी किसी मर्द के हाथों का खिलौना बन गई थी। आधा दिन ऐसे ही कमरे में बंद पड़ी रही और फिर आधे दिन बाद जब मुझे भूख सताने लगी, तो मैंने अपने कमरे से बाहर निकली। ये बड़ी-सी हवेली किसी ख्वाबों के महल तो हो सकता था, लेकिन मेरे लिए इस वक़्त कैदखाना था। मैं अपनी माँ को याद कर रही थी, मुझे अपने छोटे से घर याद आ रहा था। मैं कमरे से निकलकर खाने के लिए यहाँ-वहाँ भटकने लगी। मुझे कुछ भी नहीं मालूम था कि कहाँ बावर्ची खाना है और कहाँ बैठने की जगह, कि इतने में अचानक मुझे एक करख्त आवाज़ सुनाई दी। वो कोई 40 साला औरत थी, जिसने बहुत बुरे तरीके से मुझे आवाज़ देकर पुकारा था। कहने लगी, इधर आओ लड़की।" मैं घबरा गई और उसके सामने पहुँची तो उसने मुझे बालों से पकड़ लिया। कहने लगी, "तुम ही अरमीना हो ना, जिसे कल रात मेरा शौहर सौतन बनाकर मेरे सर पर लाया है? तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे शौहर पर काबिज़ हो जाओगी? मेरे शौहर ने इससे पहले भी कई लड़कियों से शादी की है। 4 दिन से ज़्यादा वो किसी को अपनी बीवी बनाकर नहीं रख सकता।
میں تو اس کی خاندانی بیوی ہوں، اسی لیے آج تک یہاں پر ہوں۔ لیکن یاد رکھنا، 4 دن بعد جب وہ تمہیں پوری طرح نوچ لے گا تو تمہیں تمہارے گھر واپس بھیج دے گا۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے زور سے دھکا دیا۔ میں فرش پر گر گئی تھی، میرے سر سے خون بہنے لگا۔ میں رونے لگی تھی۔ اتنے میں وہی آدمی جو میرا شوہر تھا وہاں چلا آیا اور کہنے لگا، زبیدہ، تمہارا کیا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ مت بھولو کہ یہ میری بیوی ہے۔ اگر تم نے اس کے ساتھ کوئی غلط حرکت کی تو میں تمہیں کھڑے کھڑے اس گھر سے باہر نکال دوں گا۔ زبیدہ کہنے لگی کہ تم مجھے یہاں سے نہیں نکال سکتے، میں تمہاری خاندانی بیوی ہوں۔ گاؤں جا کر تمہارے پورے خاندان کی بنیاد ہلا دوں گی اگر تم نے میرے ساتھ کچھ ایسا ویسا کیا۔ رہی بات اس لڑکی کی، تو میں اچھی طرح جانتی ہوں 4 دن سے زیادہ تو یہ اس گھر میں بھی نہیں ٹکے گی۔ شیر شاہ تمہاری رنگیلی فطرت کے آگے بھلا کون سی لڑکی زیادہ دن ٹھہر سکتی ہے؟ شیر شاہ نے زبیدہ کے منہ پر ایک زوردار تماچا مارا اور کہنے لگا کہ اپنی اوقات مت بھولو، تم میری خاندانی بیوی ضرور ہو، لیکن نہ ہی تم نے مجھے اولاد دی ہے اور نہ ہی شادی شدہ ہونے کا زندگی کا کوئی سکھ۔ اسی لیے اپنے کمرے میں دفع ہو جاؤ، میں تمہیں برداشت کر رہا ہوں، یہی تمہارے لیے بہت ہے۔ پھر شیر شاہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھڑا کیا اور کمرے میں لے آیا۔ کہنے لگا، تم کمرے سے باہر کیوں نکلی تھی؟ میں نے روتے ہوئے کہا کہ مجھے بھوک لگ رہی تھی۔ میری بات سن کر اس نے ملازمہ کو بلایا اور غصہ کرتے ہوئے کہنے لگا کہ تم نے چھوٹی مالکن کو وقت پر کھانا کیوں نہیں پہنچایا؟ کچھ ہی دیر بعد میرے آگے بہترین قسم کا کھانا رکھ دیا گیا تھا۔ ملازمہ کمرے سے نکلی تو شیر شاہ نے نوالا بنا کر میری طرف بڑھایا اور کہنے لگا، دیکھو ارمینا، میں نے تم سے شوق میں شادی نہیں کی ہے۔ تمہاری ماں ایک بیمار عورت ہے، اسے اپنے مرنے سے پہلے تمہارے مستقبل کو محفوظ کرنا تھا، اسی لیے میں تمہیں اپنی عزت بنا کر لے آیا ہوں۔ تمہاری ماں کا علاج میرے ہی ہسپتال میں ہو رہا ہے، اور وہیں اس نے اپنی آخری خواہش میں تمہاری شادی کا ذکر کیا تھا۔ مجھے پتا چلا تو میں نے خود تم سے شادی کی بات رکھ دی۔ اس وقت مجھے پتا نہیں تھا کہ تم 13 سال کی ہو، لیکن اب چکے تم میری بیوی بن چکی ہو، اسی لیے میں تمہارا بہت خیال رکھوں گا۔ گزری رات کے لیے میں تم سے معذرت چاہتا ہوں۔ شاید میں جذبات کی روح میں بہہ گیا تھا۔ 45 سال کا شیر شاہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے مجھے اپنے ہاتھوں سے نوالے کھلا رہا تھا، اور میں اس کی باتوں میں پوری طرح سے چونک گئی تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، میری ماں کو کیا ہوا ہے؟ آخری خواہش کا کیا مطلب ہے؟ تو شیر شاہ نے مجھ پر ایک ایسی خبر کا خلاصہ کیا جسے سن کر میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ کہنے لگا کہ تمہاری ماں کو ٹی بی ہے اور اب ان کا علاج ممکن نہیں ہے۔ بہت عرصے سے بیمار تھی، بہت عرصے سے ہی ان کا علاج چل رہا تھا، لیکن تمہیں اس بارے میں انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ اب وہ زیادہ دن کی مہمان نہیں ہے۔ یہ کہہ کر شیر شاہ نے میرے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور کہنے لگا، تم پریشان نہ ہونا، میں ساری زندگی تمہیں ساتھ رکھوں گا۔ کچھ دیر وہ میرے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا رہا اور پھر کمرے سے چلا گیا، جبکہ میں ماں کی طبیعت کے بارے میں سن کر روتی رہی۔ میں اپنی ماں کے پاس اپنے گھر جانا چاہتی تھی، لیکن شیر شاہ مجھے چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ پھر وہ ساری رات بھی کمرے میں نہ آیا اور اگلے دن میرے پاس آیا تو اس نے مجھے ایک اور قیامت خیز خبر سنائی۔ میری ماں اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ وہ مجھے لے کر میری ماں کے جنازے پر گیا اور میں نے آخری بار اپنی ماں کا دیدار کیا، اور پھر میری ماں کا کفن دفن کر دیا گیا۔ ماں کے مرنے کے بعد میرے پاس صرف ایک ہی رشتہ باقی رہ گیا تھا، اور وہ شیر شاہ کا تھا۔ شیر شاہ نے خود کو ایک بہت ہی قابل شوہر ثابت کیا تھا، مجھے اسکول میں داخلہ دلوایا، میری پڑھائی آگے بڑھوائی، ملازمائیں میرا خیال رکھتی، زبیدہ بیگم کو وہ مجھ سے دور رکھتا، اور اسی طرح میری زندگی آگے بڑھتی چلی گئی۔ کبھی کبھی وہ میرے کمرے میں آتا تو مجھ سے اپنا حق وصول کر لیتا۔ دھیرے دھیرے زندگی کی گاڑی آگے بڑھتی چلی گئی۔ میں نے 10 جماعتیں پاس کر لی اور میں انٹر میں پہنچ گئی۔ شیر شاہ نے خود مجھے کالج میں داخلہ دلوایا تھا۔ انہی دنوں ہماری حویلی میں شیر شاہ کا بھانجا ابرار آیا۔ ابرار کو دیکھنے کے بعد مجھے ایسا لگا جیسے وہی میرے خوابوں کا شہزادہ ہو۔ وہ 20 سال کا ایک جوان لڑکا تھا جو گاؤں سے شہر آیا تھا اور یہاں اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتا تھا۔ وہ ہماری ہی حویلی میں رہائش پذیر تھا اور شیر شاہ کا کاروبار شروع کرنے میں اس کی مدد کر رہے تھے۔ لیکن میں جب بھی ابرار کو دیکھتی تو میرا دل دھڑکنا بھول جاتا۔ ابرار نے کبھی نظر بھر کر مجھے نہیں دیکھا تھا۔ میں اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ اسی لیے ایک روز میں نے جان بوجھ کر نیم برہنہ لباس پہنا اور رات کے 1 بجے کے قریب ابرار کے کمرے کے دروازے پر پہنچ گئی۔ میں جانتی تھی کہ شیر شاہ گھر پر نہیں ہے، وہ بہت زیادہ فلاحی کاموں میں مصروف رہتے تھے۔ ان کا اپنا اسپتال تھا، یتیم خانہ تھا، وہ حویلی میں کم ہی آیا کرتے تھے، اور اسی بات کا فائدہ اٹھا کر میں جب ابرار کے کمرے میں پہنچی تو مجھے دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا، پھر اٹھ کر کھڑا ہوا اور نظریں جھکایا، کیونکہ اس کی نظر میں اس کی میں مامی تھی۔ لیکن میں اس کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا اور کہا، مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، میں اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتی ہوں۔ پھر میں اسی کے پاس بیٹھ گئی، باتیں کرنے لگی، اپنی کتابوں کے بارے میں، اپنی پڑھائی کے بارے میں بھی۔ وہ میرے ساتھ باتیں بھی مصروف ہو گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد میں جان گئی کہ وہی شخص ہے جس کی میں تمنا رکھتی ہوں۔ میں اب اپنے بوڑھے شوہر کے ساتھ گزارا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کالج میں مجھے یہ کہتے ہوئے شرمندگی ہوتی تھی کہ جس شخص کو ہر لڑکی میرا باپ سمجھتی ہے وہ دراصل میرا شوہر ہے۔
जब भी मैं कॉलेज में किसी न किसी वजह से घर से किसी को बुलाया जाता, तो शेर शाह मेरे साथ जाते और सब लड़कियाँ इन्हें मेरा बाप ही समझती थी। मैंने भी लड़कियों की गलतफ़हमी को दूर नहीं किया था, क्योंकि अब शेर शाह के साथ खड़े होते हुए मुझे शर्मिंदगी होती थी। फिर मैंने अबरार को आहिस्ता-आहिस्ता अपने जाल में फँसाया और उसे अपनी मोहब्बत का इज़हार कर दिया। मैं अबरार की तलब रखने लगी थी। कई दिनों से मैंने अपनी अदाओं का जो जादू दिखाया था, वो काम कर गया था और अबरार भी मेरी मोहब्बत में मुब्तला हो गया था। वो कहने लगा कि मैं तुम्हें कैसे हासिल कर सकता हूँ? तुम तो मेरे मामू की बीवी हो। मैंने अबरार से कहा कि वो रिश्ता बहुत मजबूरी में मेरी माँ ने जोड़ा था। तुम चाहो तो हम वो ख़त्म भी हो सकता है, या फिर तुम्हारे मामू को कुछ भी बताने की क्या ज़रूरत है? वो घर पर नहीं होते, हम दोनों इनके पीछे भी तो एक हो सकते हैं। मैं अपनी हद पार करके इब्रार के सीने से जा लगी थी। इब्रार के लिए मेरे जज़्बात बढ़ते ही चले जा रहे थे। उसने भी मुझे अपनी बाहों में समेट लिया था। लेकिन इससे पहले कि हम दोनों अपनी हद से तजावज़ करते, न जाने कैसे, शेर शाह घर लौट आए थे। वो कमरे के दरवाज़े पर खड़े थे और उन्होंने मुझे और इब्रार को एक-दूसरे की बाहों में देख लिया था। उनकी गर्जदार आवाज़ पर मैं घबरा कर पलटी और फिर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था। वो कदम-कदम उठाकर मेरे पास आए थे और कहने लगे, "अरमीना, ये क्या कर रही हो? मेरे निकाह में होते हुए तुम मेरे भांजे के साथ।" उनकी आँखों में आँसू झिलमिलाने लगे थे। वो कहने लगे, "मैंने तुम्हारे ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ को कोई कमी नहीं होने दी। तुमने जो चाहा मैंने तुम्हारे हवाले कर दिया। ना तुम्हें तालीम से रोका, ना हवेली से बाहर जाने से। लेकिन तुम मेरी पीठ में ऐसा खंजर घोंपोगी, मैं सोच भी नहीं सकता था।" शेर शाह की बात सुनकर मैंने नज़रें उठाई और कहा कि मैं कब तक आप जैसे बड़े उम्र के मर्द के साथ गुज़ारा करूँगी? मैं अब थक चुकी हूँ, मुझे अपनी उम्र का कोई हमसफ़र चाहिए। वो कहने लगे, "अगर ऐसी बात थी, तो मुझसे कहती, मैं खुद तुम्हें आज़ाद कर देता, खुद तुम्हारी पसंद से तुम्हारी शादी करवा देता। लेकिन मेरे निकाह में होकर तुम किसी और शख्स के साथ ताल्लुक़ तो ना बनाती।" मेरे सामने ही शेरशाह ने अबरार से पूछा कि क्या तुम अरमीना से शादी करना चाहते हो? अबरार ने फ़ौरन हामी में सर हिला दिया। शेरशाह ने मुझे तलाक दे दी थी। हवेली में ही मुझे इद्दत पूरी करने का मौका दिया गया था और उसके बाद खुद अबरार के साथ मेरी शादी करवा दी गई थी। अबरार मुझे अपने बंगले में लेकर शिफ्ट हो गया था, लेकिन शादी के चंद दिनों बाद ही मेरे होश ठिकाने आ गए थे। मैं जिसे अपने ख्वाबों का शहज़ादा समझी थी, वो एक खोखला इंसान था। वो हर बात पर मुझे मामू के नाम के ताने देता था, मुझे बदकिरदार ठहराता था, मेरे हवाले से घटिया बातें करता था। हर वक़्त यही कहता कि तुमने तो इतने सालों की शादीशुदा ज़िंदगी को इतनी आसानी से छोड़ दिया, मेरे साथ कितने दिन निभाओगी? फिर कभी वो मुझे ये कहता कि दौलत की लालची हो, तो कभी कहता कि मैं उसकी बीवी बनने के काबिल ही नहीं हूँ। वो हर तरह से मुझे टॉर्चर करता था, यहाँ तक कि उसने मेरा घर से निकलना भी बंद कर दिया था। मैं हर वक़्त बंगले की चारदीवारी में घुट-घुट कर गुज़ारने लगी थी। कभी-कभी तो मुझे शेर शाह की बहुत याद आती थी, जिन्होंने मुझे ज़िंदगी की हर खुशी दी। वो भले ही मुझसे उम्र में बड़े थे, लेकिन उन्होंने कभी मुझ पर शक नहीं किया था। मुझे आज़ादी दी थी और शायद इसी बात का गलत फ़ायदा उठाकर मैंने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली थी। दिन गुज़रते चले गए और फिर एक दिन ऐसा आया, जब अबरार ने मुझसे ये कहकर तलाक दे दी कि वो अपने गाँव की किसी शरीफ लड़की से शादी करेगा। वो मज़ीद मेरे साथ ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकता और मैं सड़क पर आ गई थी। मेरी माँ ने मेरे लिए एक अच्छे हमसफ़र का इंतख़ाब किया था, लेकिन मैं इसकी कदर नहीं कर सकी। मैं यूँ ही दर-बदर भटक रही थी कि जब ये शेर शाह मुझे दोबारा मिल गए। वो कहीं जा रहे थे कि उनकी नज़र मुझ पर पड़ गई थी। उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बैठाया, तो मैं रोने लगी। मैंने उन्हें सब बता दिया। उन्होंने मुझसे कोई गिला-शिकवा नहीं किया, कुछ नहीं कहा। हवेली ले गए और मुझे इद्दत पूरी करने के बाद जब मेरी इद्दत ख़त्म हुई, तो कहने लगे कि मैं तुम्हारे लिए कोई जवान लड़का तलाश करता हूँ, जो अच्छा और नेक हो, और फिर तुम्हें रुख़सत कर दूँगा। मैंने शेरशाह का हाथ पकड़ लिया और कहा, "क्या आप मुझसे दोबारा शादी नहीं कर सकते? मुझे आप जैसा हमसफ़र चाहिए।" शेरशाह ने नज़र भरकर मुझे देखा। उनकी नज़रों में क्या कुछ न था। मैंने उनकी मोहब्बत को धोखा दिया था, उनका मान तोड़ा था, उनकी पीठ पीछे उनके भांजे के साथ गलत ताल्लुक बनाने की कोशिश की थी। लेकिन फिर मेरी मोहब्बत में सब कुछ भुलाकर उन्होंने मुझसे दोबारा निकाह कर लिया। आज मैं फिर शेरशाह की बीवी हूँ। मैं जान गई हूँ कि उम्र का फ़र्क कोई मायने नहीं रखता। अगर रिश्ते मोहब्बत और इज़्ज़त के हों, तो उम्र कोई चीज़ नहीं होती। शेरशाह ने मुझे मोहब्बत भी दी और इज़्ज़त भी, बहुत मान भी दिया। मेरी हर ख्वाहिश का ख़्याल भी रखा। बस मैं इनकी कदर न कर सकी। मैं आज की अपनी इस कहानी से हर लड़की के नाम करती हूँ, जिसकी शादी अपने से बड़े उम्र के मर्द से होती है और वो सारी ज़िंदगी इस बात को किसी दुःख की तरह समझती है कि उसकी शादी किसी बड़े उम्र के मर्द से कर दी गई है। शादी में उम्र कोई मायने नहीं रखती, अगर आपका हमसफ़र इज़्ज़त और मोहब्बत करने वाला हो, वरना अबरार जैसे साथी आपको जीते जी मार डालते हैं। क्या आप लोग मेरी बात से इत्तेफ़ाक करते हैं? कमेंट से अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।